अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारे शो में चंद तब्दीलियां देख रहे हैं जिसकी आईजी को भी बड़ी टेंशन है। यहाँ पे जो शुरका हैं इस शो के, वो अपनी अपनी मर्जी करना शुरू हो गए हैं। जो मर्जी जौन सा मर्जी हेयर स्टाइल बना के आ जाता है और जौन सा मर्जी ऐनक का फ्रेम बदल के आ जाता है। और आईजी इतना भी नहीं मरा मुका हुआ कि आईजी किसी को पूछ ना सके। Why are you stylish? Tell me ना। अजीज साहब कौन सा स्टाइल बनाया है? इतनी गर्मी है, मैंने से बाल समेटे हैं। गर्मी है तो टेंड करा लो। अजीब अजीब फैशन बना के आ रहे हैं। देखें, दिस इज सिंपल ड्रेस, लुकिंग स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। सादगी का मुरक्का। यार ये मरक्का शरक्का ना बनाओ मुझे, मैं तुम्हें बता दूं। हमारे महल्ले में फीजा मुनक्का होता था, सारे उसको छेड़ते थे। सीधे सीधे लफ्जों में मेरी तारीफ किया करो, मुझे ये पेचीदगियों में ना डाल दिया करो। यार जुनैद, मेरी तबीयत गुस्से वाली हो गई। अजीज साहब, इस महीने और इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हाँ, इस महीने में वाकई गुस्सा नहीं करना चाहिए। और इस उम्र में सियाने कहते हैं कि जवानी की इबादत बड़ी अहम होती है। वो क्या शेर है कि दर जवानी तौबा करदम शेवाए पैगंबरी। हाय हाय हाय। यार जुनैद, मैं पूछने ये लगा था कि ये डरावने ख्वाब जो हैं ये क्यों आ जाते हैं यार बंदे को एकदम? क्यों इतना सख्त डरावना मुझे ख्वाब आया? होए 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 होए, मुझे ख्वाब आया कि सारे महल्ले की बत्ती गई हुई है। आड़ू, ग्रेनेड, नईमा, कैंची, तफैल, थैला, सब जितने भी मेरे दोस्त हैं, सलीम, करला, सब बेचारे गली में हनेरे में नाच पाज रहे हैं। इन सब लोगों की बत्ती गई हुई है या इनके घरों की बत्ती गई हुई है? यार घरों की बत्ती गई हुई है यार। मैंने आड़ू ग्रेनेड का, आड़ू एनर्जी सेवर नहीं कहा। हद हो गई है तुम्हारे वाली। अच्छा, आप ख्वाब बताएं। सारे महल्ले में मैं देखता हूँ कि हनेरा हुआ है और एक बड़े सारे पत्थर के ऊपर रहमान मलक साहब बैठे हुए हैं और जोर से कह रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं होएगी, लोड शेडिंग नहीं होएगी। यार जाओ जरा ब्रेक लगाओ, ये ख्वाब है, डरावना ख्वाब तो नहीं है, नाइटमेयर तो नहीं है। और यार बड़ा सख्त डरावना ख्वाब है। तुमने रहमान मलक को हमेशा टीवी पे देखा, ख्वाब में देखा नहीं है। तुम्हें पता चल जाए कि डरावना ख्वाब कैसा होता है। यार वैसे ये किस तरह आती है डरावने ख्वाब? तो ज्यादा रोटी खाने से आते हैं मेरा ख्याल है। मैंने वो अफ्तारी में ज्यादा खाना खा लिया, इसलिए मेरे सीने पे बोझ पड़ा है। ये वाकई तुम तो मजाक में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें संजीदगी से बता रहा हूँ। ये चंद रोज पहले टाइम मैगजीन में एक बहुत मुफस्सल रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पिछले 10 बरसों के दौरान ये जो डरावने ख्वाब है ख़ास तौर पर, और जनरली ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, बेख्वाबी के ये जो अमराज हैं, इनकी वजह आज से कुछ अर्सा पहले तक ये समझी जाती थी कि ये नफ्सियाती अवारिज़ है। अच्छा। लेकिन अब साइंस की इस नतीजे पर पहुंची है कि इसकी यानी नफ्सियाती अवारिज़, नफ्सियाती वजूहात भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो है वो पल्मोनरी सिस्टम में ख़राबी है। इंसान के निज़ाम तनफ़ुस में जो खराबी है उसकी वजह से इंसान को डरावने ख्वाब आते हैं। ये डरावना ख्वाब ये पल्मोनरी सिस्टम यार, सांस लेने का सिस्टम। अच्छा, सांस लेने का सिस्टम उसकी वजह से होते हैं जनाब। लो, हम सारी जिंदगी यही समझते रहे हैं कि ज्यादा खाना खाने से डरावने ख्वाब आते हैं। अब तहकीक हुई है कि ये ज्यादा खाने का भी इससे ताल्लुक हो सकता है। ज्यादा खाने से इंसान का जो निज़ाम तनफ़ुस है वो मुतासिर होता है। और इस थ्योरी का जो बानी है वो न्यू मैक्सिको का डॉक्टर क्रैको है। वो ये कहते हैं कि जो खुद डॉक्टर क्रैको है उसने बात क्या ठीक कर दी, जो है ही बंदा क्रैको। सुन तो लो, कभी काम की बात भी सुन लिया करो। क्रैक इधर पागल को कहते हैं, तुम डॉक्टर क्रैको कह रहे हो। लेकिन उसने थ्योरी बड़ी जबरदस्त दी है। वो ये कहता है कि ये ज्यादातर जो बीमारी की हद तक डरावने ख्वाब हैं वो उन लोगों को आते हैं जो स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं। स्लीप एपनिया का मतलब है कि जो स्लीपिंग, ये एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। अच्छा। सांस लेने में और ख़ास तौर पर सोते हुए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बाज़ लोगों को सोते हुए 1 मिनट तक उनका सांस रुक जाता है। तो ये कुदरत की तरफ से ये एक तोहफा है,
ये जो डरावना ख्वाब है कि जैसे ही डरावना ख्वाब आता है, जाहिर है 1 मिनट तक जो है वो इंसान के दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो ये तो सीधी सीधी मौत है। इस आलम में डरावना ख्वाब आता है, कुदरत झंझोड़ के जगा देती है हमें। हाय 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 हाय, ये डॉक्टर क्रैको की तहकीक है जनाब। देखो यार, अंग्रेजों के क्रैको भी कितने अकड़मंद। अच्छा अजीज साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो डरावने ख्वाब हैं, ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप जिन भूत प्रेत या चुड़ैलें आप ख्वाब में देखें तो वही डरावने ख्वाब हैं। नहीं, बीवी भी ख्वाब में नजर मेरा मतलब है डरावने ख्वाब इस किस्म के होते हैं जिसमें आप बुलंदी से ऊपर से नीचे गिरते हैं और जो झटका, कोई भी हादसा या आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप कर नहीं सक रहे, तकलीफ होती है, बड़ी सख्त होती है। अच्छा, जो दो सबसे ज्यादा डरावने ख्वाब इंसान को आते हैं ना, वो एक ये होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आपसे बोला नहीं जा रहा, या आप दौड़ना चाह रहे हैं और आपसे दौड़ा नहीं जा रहा। इसी आलम में इंसान बेदार हो जाता है। या आप किसी को मारना चाह रहे हैं तो मारा नहीं जा रहा, तो बंदा ये करके जाग। हाय 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 यार, कुदरत कितनी मेहरबान है इंसान पर। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। देखो अब ये वाली नेमत जो है वो इंसान को पता ही नहीं कि ये भी एक अल्लाह की नेमत है। हमारी नानियां और दादियां बचपन में वैसे कहा करती थी कि डरावना ख्वाब पता है कि नहीं आता है, जो बहुत ज्यादा जुल्म सहता है या जो बहुत ज्यादा जुल्म करता है। अच्छा तुम एक बात बताओ, मेरी इस बात को अपनी इस बात से जोड़ने की कोशिश ना करना, लेकिन इसी टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डरावने ख्वाब किस कौम के लोगों को आते हैं, पता है? किसको? अमरीकियों को। हाँ? लो वही गल हुई। अमेरिका में एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो स्लीपिंग डिसऑर्डर या नाइटमेयर्स की बीमारी का शिकार है, और 1996 में वहाँ पर सिर्फ 337 ऐसे मराकज़ थे जो ये जो डरावने ख्वाबों का या स्लीपिंग डिसऑर्डर का इलाज करते थे। आज ये तादाद बढ़कर पूरे अमेरिका में 2000 से ज़्यादा हो चुकी है, और वहाँ पे $6 बिलियन इन बीमारियों पर खर्च किए जा रहे हैं। लो देखो यार, करोड़ों रुपये ये डरावने ख्वाबों के इलाज के लिए आया कर रहे हैं। बंदा सीधा आयतल कुर्सी याद कर ले। सही। वो आयतल कुर्सी की बजाय इक़्तिदार की कुर्सी के पीछे नाच रहा है अमेरिका वाला। अच्छा, इससे ज्यादा दिलचस्प बल्कि कहना चाहिए सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अमेरिका में इस बीमारी पर जो उसकी रिसर्च के लिए वहां के हेल्थ ऑफिशियल्स रकम नहीं खर्च कर रहे, बल्कि पेंटागन रकम खर्च कर रहा है और भारी रकम खर्च कर रहा है। यानी अमेरिकी फौज? जी, अमेरिकी फौज एक तरह से इस बीमारी के इलाज पर, इसकी रिसर्च पर पैसे खर्च कर रही है, $मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यानी इसी रिपोर्ट में बताया गया, टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में, कि वहां पे पेंटागन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग को उसने $4 मिलियन दिए हैं। क्यों जी? उसकी वजह यह है कि इराक और अफगानिस्तान से जो फौजी वापस अमेरिका जा रहे हैं उनमें से 70% जो फौजी हैं वो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या नाइटमेयर्स की बीमारी का शिकार हैं, और उनके इलाज के लिए पेंटागन इतनी भारी रकम खर्च कर रहा है। उसकी रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग को $4 मिलियन उन्होंने दिए हैं कि इस बीमारी पर रिसर्च करो। हाय हाय हाय, मैंने तो सुना कि ये जो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी लड़ाई में बिस्त-बुस्त होकर वापस जाते हैं ना, वो सुते पे बेचारे कर रहे होते हैं, मैंने समुद्र खांगलो बचाओ, मैंने समुद्र खांगलो बचाओ, हाथ बड़ा भारा जी, मैंने समुद्र खांगलो बचाओ। यार एक बात बताओ, हाँ जी, ये अमेरिकी फौजी पंजाबी में कहते हैं? नहीं कहते तो अंग्रेजी में ही है। जितनी कोट खा के जाती है उनकी अंग्रेजी पंजाबी बन बन के निकल रही होती है। में लेना एक छोटा सा वक्त था, हमारे साथ रहिएगा। सदर ज़रदारी ने कहा है कि हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देखने वाले अहमकों की कमी नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं जरदारी साहब, ये हुकूमत के खात्मे का ख्वाब देखने वाले तो इस मुल्क में इतने अहमक हो गए हैं, इतने अहमक हो गए हैं कि कितनी आबादी है यहाँ, 16 करोड़। अगर 16 करोड़ है ना तो 15 करोड़ 99,99,999,198 अहमक है यहाँ पे। तो बाकी बचे कौन दो? डॉक्टर आसम और रहमान मलिक, सिर्फ 2 वो अक्लमंद बंदे हैं, बाकी सारे के सारे अहमक है यहाँ पे। हाँ, हालात ने पागल कर दिया हुआ कौम को। अद्धे से ज्यादा लोग तो बेचारे छोटी सलवारें और बड़ी बुनियाने पहन के खंभों के साथ बातें कर रहे हैं। ठीक है तेरे एडे कद, अपना कद वेख दे, अपनी परफॉर्मेंस वेख। तेरी थां ते गन्ना लाया होंदा, चलो बिजली ना सी रहो ही निकलदी।
बिजली दी ऑन नीडी कादरी मुंह चुक के खलोते हैं और तो सराना फड़ के 2 मिनट सड़क ते आंख ही ला लिया यार तेरा कद बड़ा तेरा वेखी भगवानपुरे की होने अग्गा ही लगी जाने जाहिर उथे भी बत्ती नहीं आउंदी लोकां फुੱਲ ते नहीं ना सुटने यार एक गल ते दस ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਬਲਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ तेरे में सहरियां अफ्तारियां कर करके कई बंदे पागल हो गए हुए बेचारे कल ही बैठ के कह रहे होते हैं अफ्तारी रख लो फिर सहरी भी खोलनी है 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 बंदा पूछे कि भाई जी क्या हुआ बाह यार चंगे पड़े थे चाचा जी अफ्तारी के वक्त बत्ती चली गई नेरे में चाय में बर्फ डाल के पी गए उस वक्त के पागल हो गए एहतजाज एहसन ने पेशगोई की है कि तीसरे वजीर आजम के घर जाने के बाद इंतखाबात होंगे। हेलो मैं दूसरे पे फिक्रमंद हुआ था वो एहतजाज एहसन साहब ने कह दिया कि तीसरा वजीर आजम भी जब चला जाएगा फिर इंतखाब होंगे। एहतजाज साहब की अपनी राय है ना यार बहुत बड़े वकील हैं एहतजाज साहब का मामूली आदमी है एक केस का 10,000 रुपया लेते हैं। अच्छा 10,000 फटा है उनका कचहरी में 7 बाई 6 फुट का सबसे कचहरी में जो पुराना बोर्ड का दरख्त है उसके नीचे उनका फटा है। हसो ना अपनी 3 बैठ की कुर्सियां भी रखी हुई है इन्होंने इनके सज्जे खब्बे बेचारे वकील कुर्सी के पावियों के नीचे इटें रख के बैठे होते हैं। यार ये तुम अच्छा कैसे कह रहे हो कम मामूली आदमी नहीं है। अच्छा सवेरे 8:30 बजे जाते हैं फटे पे पहुंचे होते हैं और रात के 8:30 बज जाते हैं लोग कोई मिन्नतें कर रहे होते हैं भाई जी मेरा मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवा दे कोई कह रहा होता है जी मेरे निकाहनामे पे ओथ कमिश्नर की मोहर लगवा दे जनाब कोई कह रहा होता है जी मेरे पुत्र का मैट्रिक का इम्तिहान है ये फार्म टेस्ट कर दे जी। तुम एहतजाज साहब की बजाय उनके बयान पर तबसरा करो। तो उन्होंने कह दिया ना बस के तीसरे वजीर आजम के जाने के बाद इलेक्शन होंगे। हाँ अब बहुत वजीर आजम चाहिए इस मुल्क को। अच्छा बल्कि मुझे तो लग रहा है जिस रफ्तार से वजीर आजम आ जा रहे हैं यरदारी साहब ने इस्लामाबाद जनास ऊपर में वजीर आजमों की दुकान खोल लेनी लोगों ने आके कहना करना भाई जी एक सौन भादरों का वजीर आजम दे सौन का तो मेरा ख्याल है नवीद कमर ठीक रहेगा भादरों का भी कोई दे दियो कोई कह रहा होगा जनाब सर्दियों का वजीर आजम देना जी यार मोटा देना बड़ी सर्दी च जनाब फजलुर रहमान नहीं एडा भी नहीं जनाब अहमद मुख्तार दे दियो। हाँ जिस तरह वजीर आजम बन रहे हैं लैने लग जानी है वारियां लग जानी है जिस तरह जायलैंड की डॉजिंग कार के पास लैने लगी होती लोग लड़ रहे होते हैं चल यार उठ पाओ बस कर 15 मिनट हो गए हैं तुम्हें बैठे हो उठो मेरी बारी है वो आगे से कह रहा होता भाई जी मैं बैठा ही 15 मिनट लेट सा ठहर जाओ हुणे वजीर आजम बने नाल ही तुसीं उतों आ गए हो बाजी वाह 2 मिनट किसी नूं वजीर आजम ना बनन देना। गवर्नर लतीफ खोसा ने कहा है कि वजीर आला पंजाब मुगलिया अंदाज में हुकूमत करना चाहते हैं। हाय 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 बिल्कुल ठीक कहा खोसा साहब आपने वजीर आला पंजाब ने आधा मुल्क मुगलिया कर दिया है और आपने बाकी का मुल्क शुगलिया कर दिया। हाँ तुम देख लो अद्धी कौम कमीजें उतार के मोढे पे रख के मुगलिया हुई है बाकी बेचारे पखे फाड़ के शुगलिया हुए फिर वो मुगलिया हो जाते हैं फिर वो शुगलिया हो जाते हैं। ये तो मुगलिया और शुगलिया की बारी लगी हुई है और अगर इनके मुगलिया और शुगलिया की बात करें तो कहते हैं जी मीडिया चुगलिया हुआ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नदीम अफजल चंद ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत के एवज ब्यूरोक्रेट्स को पैसे देने की पॉलिसी का खात्मा चाहते हैं। बड़ा जबरदस्त काम है ये ट्रांसपोर्ट के नाम पर ब्यूरोक्रेसी जिस तरह गुलछरे उड़ाती है ना वाकई अगर इसका खात्मा हो जाए ना तो एक कौम पर बहुत बड़ा एहसान हो। किसी भी लेडी मार्केट में चले जाओ तुम आधे से ज्यादा ग्रीन प्लेट वाली गाड़ियां ही खड़ी होती स्कूलों के बाहर। हाँ ग्रीन प्लेटों वाली गाड़ियां सरकारी गाड़ी इस कदर प्राइवेट इस्तेमाल होती है आधे से ज्यादा ग्रीन प्लेट वाली गाड़ियां जो है वो सांप के नीचे नहीं होती सांप के नीचे होती और उनको ये परवाह ही नहीं होती कि हुकूमत का इसमें तेल सड़ रहा है बड़े आराम से आवाज दे देती फजलू बड़ी गाड़ी ले जाओ और कुत्ते के लिए छोटी ओजरी ले आओ।
भाई ओजरी छोटी मंगानी है तो खुदा के लिए गाड़ी भी छोटी भेज दो, बड़ी गाड़ी में छोटी ओजरी। फजलू नई पराडो ले जाओ और अपने साहब की पुरानी राडो में सेल दिलवा लो। बंदा पूछे यार राडो पुरानी है तो पराडो भी पुरानी ले जाओ। फजलू सफेद गाड़ी ले जाओ और काला शाह काकू से काम करने वाली कालो को ले आओ। बंदा पूछे काला शाह काकू से कालो को लाना है तो गड्डी भी काली ले जाओ। क्या वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। फजलू ब्रेक हो गई है, चाय ले आओ। साहब आज आपकी पटारी में किस किस्म की मुखबरी हैं? डिश। ये कौन सी मुखबरी है? डिश। ये क्या कर रहे हैं साहब? ये ओवर एक्टिंग वाला सांप था, माफी चाहता हूँ। लो जी, जिस तरह आजकल जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है, इसी तरह दोबारा कह के दिखाओ। यार ये देखो, एक दफा अल्लाह की तरफ से निकल गया तो जाने दो यार, शुक्र करो उसी पे हद हो गई है यार तुम्हारे वाली। इन्वेस्टिगेटिव शो फिर कल कर लेंगे, पहले यही नहीं याद कर ले। यार ये इन्वेस्टिगेशन का शौक बताना मैं ये चाह रहा हूं, मुखबरी में ये छोड़ रहा हूं कि एक हमारे मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत आजकल इन्वेस्टिगेशन के शौक में मुब्तला हुई है। अपने यारों दोस्तों के मुतल्लक इन्वेस्टिगेशन, अपने मिलने मिलाने वालों की तरफ से इन्वेस्टिगेशन, अपने मुखालफिन की इन्वेस्टिगेशन। अब वो लोगों के टेलीफोन भी इधर उधर से रिकॉर्ड करके सुन लेते हैं और उसमें छाल भी काट मारते हैं। अच्छा, इसी हवाले से पिछले दिनों काफ लीग के एक शख्स भाई साहब उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने कोई बात की तो आगे से वो काफ लीग के बंदे ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यही बात पिछले दिनों तुम नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे तो उनसे भी यही बात की थी और मुझसे भी यही कर रहे हो। उसने कहा भाई जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, क्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे से कहा कि इस तरह ना करो, इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारी उनसे फोन पे बात हुई थी, उन्होंने तुम्हें ये कहा था, तुमने आगे से एग्जैक्ट ये जवाब दिया था, जिस पे वो काबली की जो शख्सियत थी वो शाशदार रह गई। उन्होंने कर जाके अपना टेलीफोन पानी वाले दाबड़े में डुबो के देखा, मेरा फोन पंचर तो नहीं है, कोई पंचर पुंचर भी नहीं निकला। जाहिर है उसके बावजूद अगर एक बात लीक हो गई है तो फिर कोई हैरानगी वाली बात ही हो सकती है। लो जी, डिश दूसरा सांप जो यार ये देखो यार, डिश, हाय 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 हाय, ये करंटें देखो, ये यार अपने मोहब्बत करने वालों को बता रहे हैं कि ये ठीक है, लेकिन इस तरह तुमसे मोहब्बत करने वालों को ये शक भी पड़ सकता है कि अजीजी ठीक नहीं है। ये देखो ये रख किधर इशारा और वैसे ही हो गया है। लो जी, जो अगला सांप छोड़ रहा हूं वो ये है कि ये जो पिछले दिनों नेटो सप्लाई खुली है उसमें आपका क्या ख्याल है कि सारा अमेरिका खुश ही है? किसी ने इस बात की मुखालफत नहीं की है। आईजी का मुखबर बताता है, आईजी का वो मुखबर जो मेड इन यूएसए है। आईजी के पास मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं ना ये मुखबर। लो जी, मुखबर मेरा जो मेड इन यूएसए है वो बताता है कि आईजी किसी आम बंदे ने इसकी मुखालफत नहीं की, अमेरिकन ने। CIA का जो चीफ है उसने मुखालफत किया, उसने कहा था कि भाई नेटो सप्लाई बेशक ना खोलो, रहने दो, वेस्ट एशियाई जो रियासतों की तरफ से हम सप्लाई भेज रहे हैं वो वेरी गुड है, कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को सिरे चढ़ाने की और इससे माफी मूफी मांगने की। और भी कुछ कहा होगा, मुझे याद, अंग्रेजी मुखबर मेरे की बेचारी नहीं अच्छी, इसलिए उसने मुझे इतना ही बताया। मगर इसमें हिलरी क्लिंटन ने बहुत ज्यादा पार्ट प्ले किया कि नहीं, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इसको ये नहीं लेना चाहिए।
नेटो सप्लाई उधर से ही खुलनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। ये सारा क्रेडिट जो है ये मेरा मखबर बताता है मेड इन यूएसए के ये हिलरी क्लिंटन को जाता है। अच्छा लो जी, अब जो मेड इन पाकिस्तान मखबर है वो ये बताता है और अपना डिश, यार ये तो 2 दफा पहले हो चुका है, ये वाला था डिश। लो जी, जो अगली मुखबरी पेश खिदमत कर रहा हूं वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मुर्शद मान सदके जाऊं। भाई ओहो, मुर्शद तो बेचारे घर चले गए। ये अपना चाचा राजा परवेज अशरफ ये कल अपना कैबिनेट का अजलास अटेंड कर रहे थे और उसमें जिक्र कर रहे थे एक ऐसे मुल्क के बादशाह का जिन्होंने पिछले दिनों हमें कर्जा भी देने की नहीं 10 करोड़ डॉलर दिए हैं। चले फिर आप सुना लें। इमदाद दी है। नहीं रहने दे। और 10 करोड़ डॉलर तुम्हें इमदाद मिली है, तुम उसे कर्जा बनाते जा रहे हो। कर्जा किसने? और भाई जी कर्जा भी हमारा इमदाद ही होती है। आज तक हमने कर्जा उतारा है किसी का? वेरी ट्रू। जो हमारी जेब में आ गया वो इमदाद ही, अल्लाह का शुक्र है। कर्जा मुंह से निकल गया तो फिर क्या है, वो भी इमदाद ही। अल्लाह आपकी खैर करे, जोड़ियां सलामत रहे, भाग लगे रहन, बादशाह सलामत की खैर हो। लो जी, वो जिस मुल्क ने हमें इमदाद दी है उसके बादशाह का नाम राजा साहब अपनी स्पीच में बार बार गलत लेते रहे, जिसके बाद जब खत्म हुई कैबिनेट की मीटिंग अजलास, कैमरे लगे हुए थे, सारे शूट कर रहे थे चैनल्स वाले। बाद में राजा साहब की तरफ से सब चैनलों को रिक्वेस्ट गई कि यार आपकी मेहरबानी है, ये जो मैं भूल के गलत नाम लेता रहा हूं ये कहीं अपने चैनलों पे ना चला देना, तुम्हारी मेहरबानी, हमें इमदाद मिलनी है, हमारे डॉलर ना मरवा देना। रुपये मार जाए तो इतना बुरा नहीं लगता। अल्लाह किसी के डॉलर ना मारे। हाय हाय हाय, बड़ा महंगा यार डॉलर। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक छोटे से वक्फे का, हाजिर होते हैं चैनलों में बात। यार तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहरहाल एक एजाज की बात है कि उनके इतने बड़े अदाकार को ये एजाज हासिल हुआ है कि वो ओलंपिक मशाल लेके दौड़ा है। तो यार ये उनके लिए एजाज की बात है ना, मैं क्या करूं? अमिताभ बच्चन, तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के लिए एक जो बहुत बड़ा एजाज हासिल हुआ है वो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि क्या एजाज मिला है पाकिस्तान को। जी इंकशाफ फरमाइए क्या है। पाकिस्तान के यंगस्टर्स बच्चे वहां पे अमेरिका में, मैक्सिको में एक तकरीरी मुकाबला हुआ है बैनुल-अक़वामी, उसमें उन्होंने पोजीशन ली है तकरीरें करके, पाकिस्तान के बच्चों ने। अच्छा, मुझे नहीं इस बात का पता। इंटरनेट को पता है, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता है कि मुझे नहीं पता? तुमने फिर ये कर नहीं किया तो मैंने सोच लिया कि इसको नहीं पता। अच्छा तो बताओ उस तकरीर का मौजू क्या था? उस तकरीर का मौजू था तकरीर। अजीज साहब, ये कार्ल पॉपर डिबेट चैंपियनशिप थी और इसमें तकरीर का मौजू था कि ग्वांतानामो जेल को बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तानी बच्चों ने इस मौजू के हक में बात करना थी, जबकि फाइनल में पहुंचने वाली जो दूसरी टीम थी कोरिया, कोरियाई बच्चों ने हिज़्बे मुखालिफ में बात करना थी। यानी कि ग्वांतानामो बे जेल बंद नहीं होनी चाहिए, ये कोरियन बच्चों का मौक़िफ़ था। लेकिन फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बच्चों ने जीता। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एजाज़ हासिल करने वाले बच्चों में ज़ैनब हमीद हैं, अजीम लियाकत है और अहमद शजन है। पहली पोजीशन ज़ैनब हमीद की है, दूसरी अजीम लियाकत की है और 5वीं अहमद शजन की है। और यकीनन बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए। वाह वाह यार, मेरी तरफ से भी ज़ैनब आपको भी मुबारक हो, अजीम आपको भी मुबारक हो और अहमद आपको भी मुबारक हो। दुनिया के कई मुल्कों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। अच्छा जी जी। नहीं बच्चे हमारे बहुत तेज हैं, मैं भी दिल छोटा करके बैठे हुए हैं। अब देखो ना, ये जो सारा अपना AI है, ये इंटरनेट के ऊपर जो सोशल मीडिया जिसे आप कहते हो, उन्होंने ये सारा बयान किया हुआ है। अखबार वाले जो हैं, आप लोग जो अखबार नफीस हैं, आपको क्या है जी, आप क्यों नहीं इस तरह की चीज को अच्छालते हैं? यार अब ऐसी तुम तकरीर शुरू कर देते हो। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को मिस किया हो। किसी ना किसी चैनल पर, किसी ना किसी अखबार में ये खबर जरूर आई होगी। यार मैं सारी अखबारें पढ़ता हूं। यार तुम जो अखबारें रोजाना पढ़ते हो ना, रोजनामा उडारी, रोजनामा आवारागर्द, इस तरह की। यार रोजनामा आवारागर्द नहीं है, वो माहनामा आवारागर्द है। रोज अगर आवारागर्द हो तो उसको घर से ना निकाल दे। सर
सर वैसे आप लोग लड़े नहीं, आपस की बात है, मैंने भी इंटरनेट से ही पढ़ा है सब। ये लो भाई आया होगा इंटरनेट पर, इसमें क्या बात है यार। ये जो बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है वो भी सोशल मीडिया पे ही पड़ा हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कोई इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया? हमने बात नहीं की, और भी चैनल्स ने बात की है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम किसी चौक में बैठ के तो ये प्रोग्राम नहीं कर रहे ना, हम भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यार हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। मैं इधर अगर तार लगाऊं तो बल्ब जलेगा? हमने अपने उसी प्रोग्राम में इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस इतने यानी बड़े इशू को, बर्निंग इशू को वो अहमियत नहीं दी जिसका वो मुस्तहिक था। सर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, आप वर्ल्ड मीडिया को देख लेना, उनका रवैया भी कितना शर्मनाक है। बिल्कुल, और इस हवाले से मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त है। ये तुम देखो ना यार, ये गोरा जो है, जो वर्ल्ड मीडिया, वो तो वैसे ही हमारी को अच्छी बात डिस्कस करता ही नहीं है। सही। ये मुसलमानों के खिलाफ इस तरह वो शुरू हुए हैं। अब बर्मा में भी चूंकि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इसलिए वो तो नहीं बोलेंगे, और गरीब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। और ये अब जो ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। मौजू ही ऐसा है वो तकरीर का कि हमारे लड़के विन करके आए हैं, वो इसको बिल्कुल कभी डिस्कस नहीं करें। लेकिन इस हवाले से मैं थोड़ा सा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि कुछ दिनों से, कुछ अरसे से एक गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के दरमियान। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बड़े रकीक किस्म के हमले हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा खुशकुन नहीं है। अब चाहे एक दूसरे की हेल्प करने के आपस में लड़ने में लगे, दोनों एक दूसरे के फरीक नजर आ रहे हैं, हालांकि फरीक नहीं है, दोनों एक दूसरे के मुमिदो मुआविन हैं, मददगार हैं। और मेरा नहीं, पिछले कुछ अरसे से असल में हमारा जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल कर ली है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी थोड़ी सी रिलक्टेंस नजर आती है उसको कबूल करने में। हालांकि मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो बहरहाल मुकाबला नहीं कर सकता सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सोशल मीडिया ये क्लेम करे कि खबर देना भी मेरा काम है, खबर पर तबसरा करना भी मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस एतराज़ में तो बहरहाल बहुत जान मौजूद है कि खबर देना सोशल मीडिया का काम नहीं है, क्योंकि खबर देने वाले की पूरी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उस इदारे का पता होना चाहिए। खबर देना बहुत जिम्मेदारी का काम है, उस इदारे का पता होना चाहिए, उसके दफातर का पता होना चाहिए, रिपोर्टर्स का पता होना चाहिए, जिसको आप परसू कर सके। आप कल को उठ के कोई इंटरनेट पे लिख देगा जी ये अनपढ़ है, तो बड़ी बुरी बात है यार। ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए। नहीं, इतना सच बोलते नहीं है बेलुमू, लेकिन असल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जुगत करके आगे से फौरन से पहले अंसार अब्बासी बन जाता। वाह वाह वाह। मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस एतराज में बहरहाल कोई जान नहीं है कि जी सोशल मीडिया को यह हक भी हासिल नहीं है कि वो हमारी दी गई खबरों पर तबसरा भी कर सके। और मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत बहुत जौहरे काबिल बैठा हुआ है। वो जरूरी तो नहीं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर एंकर बन के बैठ जाता है उसे दुनिया जहान का सारा इल्म है, और जो इंटरनेट पर बैठा हुआ है हो सकता क्या, यकीनन ऐसे लाखों लोग हैं जो हमसे ज्यादा आसान अंदाज में बात कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, बल्कि इल्म के जो मुख्तलिफ माखिज हैं उन तक उनकी ज्यादा आसान अंदाज में रसाई मौजूद है। हाँ बस यार इतनी सी बात है कि बात करते हुए जिम्मेदारी का मुआयना करना चाहिए। बिल्कुल, और इस असूल का इतलाक दोनों पर होता है, सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। यार सीधी सी बात है कि सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं उनको अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी एक अद्धे बंदे पर एतराज है तो वो सारे मीडिया को ही ना रगेद दें, हाँ। सब कोई बेइज्जती करनी ना शुरू कर दें। और इधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अगर सोशल मीडिया के हवाले से नेट के ऊपर किसी एक आध ऐसे बंदे पे एतराज है जिसने को गलत या चीप बात की हुई है, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की है उनके मतलब, तो वो सारे सोशल मीडिया को ना गाली देनी शुरू कर दें। दोनों को बराबर बराबर चलना चाहिए। बस नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन एक दफा फिर हमारे साथ हैं चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। खैर है जुनैद साहब, आज लेडीज आवाज जो बोल रहे हो। सब कैसी तबीयत है, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजरे हैं जी रोजे। पहले 4-5 रोजे तो
बहुत ज्यादा गर्मी थी अवस्था। बिल्कुल। ये तो अब हल्की सी बारिश हुई है तो कुछ थोड़ा मौसम बदला है। बहुत अवस्था 4-5 रोजे तो मुझे तो इतनी गर्मी लगती रही है कि मैं तो बार बार सूफी से कहता था यार सूफी जाना आ गया यार। गर्मी तो इतनी थी कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए महसूस होता था कि मुंजी लान रहे हैं। अब तो शहरों के लोगों को नहीं पता कि मुंजी लगाते हुए कितना आपस होता है। चोरियों नहीं पता होता। अच्छा जैसा मौसम को छोड़े सियासत की तरफ आते हैं, ये जो MQM ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई है इस पर आप क्या कहते हैं? मुझसे क्या पूछते हैं, मेरे कहने पे ही तो बुलाई है। अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद बुलाई है, ये गोलमेज का मशवरा मैंने दिया था। अच्छा मैंने तो मेज अब नुक्कर वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पार्टियों को नुक्करे लगाने वाला दौर निकल गया। अब बातें गोल करने वाला दौर नहीं रहा, अब तो मेज ही गोल हो सकता है। और इसके साथ मैं एक पेशीन कोई भी कर दूं, ये इस कॉन्फ्रेंस में नून लीग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नून लीग अब नवाज लीग नहीं नाराज लीग बन गई हुई है। अच्छा और जब से उन्होंने वो याद किया ना भीम जालिब मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, वाकई हूँ किसी की भी नहीं मानते। और वैसे भी वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आएंगे कि वो अब मेज की नहीं कुर्सी की सियासत करते, उनके अब गोल ही कुछ और हैं। बल्कि अब तो उनके अमीर मुकाम को देख के लगता है कि उनके बंदे भी गोल हैं। अमीर मुकाम तो कल तक आपके साथ थे। असी तो शुक्र कीता गया है। क्यों? और जड़ी कुर्सी तो उठ के गया है, तुसी यकीन करो उस कुर्सी ते साडे डेरे ते 5-6 मलंग सौ जांदे ने। उस कुर्सी नूं पहिए लवा दे ते चंगी भली बस बन जांदी जे, एडी वड्डी कुर्सी न मिली। जेड़ा अमीर मुकाम हमारे पास बैठ के लड्डू बना रहा था ना, वो नून लीग बनवा ले उसे लड्डू, हमें नहीं चाहिए अमीर मुकाम। अंगूर खट्टे हैं जी, अंगूर खट्टे हैं। ये अमीर मुकाम की गल हो रही है, अंगूर खट्टे हैं नहीं दुहाने खट्टे हैं गो। अब ये तो फरमाएं कि आप किस बुनियाद पे ये दावा करते हैं कि पंजाब हुकूमत फेल हो चुकी है? अब तो मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। अच्छा ये अभी परसों मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, मैंने खुद देखा है, पूरी लाइनें लगी हुई थी, फेल 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 फेल, नीचे लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। चौधरी साहब वो मैट्रिक के बच्चों का रिजल्ट था, पंजाब हुकूमत का रिजल्ट नहीं था। बस ये हमें गाली जो गाली निकलती है ना। अच्छा साहब इंतखाबात सर पे हैं, तमाम जमातें रुकन साजी कर रही हैं अपनी, आप और पीपल्स पार्टी में कोई रुकन साजी वाला मामला नजर नहीं आ रहा। बस उन्होंने अपनी पई सानू अपनी पई। क्या मतलब? वो रुकन साजी कर रहे हैं, हम रोकन साजी कर रहे हैं। सूफी नूं मैं क्या, मैं कहा रुकन साजी करो, कहते जेड़े जान डे ने उन्हां दी रोकन साजी तो करो पहले, रुकन साजी बाद जो कर लेंगे। अच्छा साहब ये फरमाएं कि सारी सियासी दुनिया आपकी रवादारी और फरासत की कायल है, आप ये जो स्विस हुकाम को खत है इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाल दें? अरे अब कोई दरमियानी रास्ता है इंशाल्लाह निकल आएगा, क्योंकि ये जो अटॉर्नी जनरल है ये भी काफी समझदार बंदा है। अच्छा इसको दरमियानी रास्ता निकालना आता है, ये तो बड़ा तेज आदमी है। अच्छा ट्रैफिक ब्लॉक होना जी, तो ये तो एक टायर फुटपाथ से चढ़ा के दरमियानी रास्ता काट लेते। ये तो मांग भी दरमियान से इसलिए निकालते हैं कि इसे दरमियानी रास्ता निकालने की आदत है। तो आप अटॉर्नी जनरल को कुछ सजेस्ट कर दें। अरे ये कर लेगा, अब भी कर लेगा, सियाना बंदा है। मैं तो दसदा कोई सजेस्ट करता करे चोरी परवेज लाई को वजीर आजम बनाते तो। अब फिर आप क्या करते? फिर खत लिख देंगे। कैसे? यार दोवें भरा रल के लिख देंगे। कैसे लिखते? चलो मैं लिखा देंदा, परवेज साहब लिख देंगे। क्या लिखवाते आप?
लिखो लिखवाएं लिखो ना लिखवाएं ना लिखो लिखवाएं चोई साहब यार लिखोगे तो लिखावांगा ना चोई साहब आप लिखवाएंगे तो लिखूंगा ना ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਵੇ ਬੰਦਾ चोई साहब छोड़े एक आखिरी बात ही फरमा दे ये लोड शेडिंग का क्या बनेगा ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये भी पंजाब हुकूमत का कसूर है सारा लाहौर इन्होंने खोल छड़े उधर ट्रैफिक नहीं गुजर सकती तो बिजली कितने गुजरेगी टोया च वजदी जाएगी बिजली तो कितने पहुंचना उन्हें ये हिसाब है एक नींदर उतो सहरी ये क्या बात थी चौधरी साहब बड़ा मुश्किल काम है नींदर आई हो तो सहरी करना देखे ना लोग बेचारे लोड शेडिंग से तंग आए हुए हैं और ये शहबाज शरीफ को देखो जरा वो हाथ वाला पक्खा फड़ के कदी किसे चौंक च कदी किसे चौंक च कदी किसे टेंट च कदी किसे घर च वो वजीर आला लगता ही नहीं लगता रिश्ते कराने वाली माई फिरन डई बंदा पुछे तेन लोगों ने वोट दिते ने तू हाथ वाला पक्खा फड़ के हीर बने ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੀ सर्दियों ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ नाज़रीन ये था आपका हस्बे हाल खुश रहे खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफ़िज़